नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेक्शनिज्म के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चर्चा रहेगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, टिपिकली फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए या फिर स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मेंस बेस्ड सवाल आते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो एशिया निके रिव्यू का, इंडिया मस्ट अबैंडन प्रोटेक्शनिज्म टू अनलीश ग्रोथ। राइट, यहाँ पे ये सुझाव दे रहे हैं कि इंडिया को प्रोटेक्शनिज्म स्टॉप करनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज हम लोग यहाँ पे एक विश्लेषण करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे अबाउट प्रोटेक्शनिज्म। क्या समझेंगे इस लेक्चर में, प्रोटेक्शनिज्म क्या होती है, इंडिया की हिस्ट्री क्या है प्रोटेक्शनिज्म के पर्सपेक्टिव से, व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। इसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म के बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्शनिज्म के मेजर्स क्या होते हैं, हम लोग किस तरह से प्रोटेक्शनिज्म ला सकते हैं, और प्रोटेक्शनिज्म की प्रॉब्लम भी देखेंगे। साथ ही साथ अंत में हम लोग एक वे फॉरवर्ड या फिर एक बेटर पाथ की बात करेंगे फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारा एजेंडा रहेगा हमारा आज की चर्चा का। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है, सो गेट रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो @राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू अवेल द सर्विसेज ऑफ स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ, इंडियन प्रोटेक्शनिज्म की बात करके। देखिए, इंडिया और प्रोटेक्शनिज्म कोई नई चीज़ नहीं, क्योंकि अगर इंडियन प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात करूँ, कुछ फेजेस में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। स्पेशली 1947 से लेकर 1990 तक हम लोग काफ़ी इनवर्ड लुकिंग थे, काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट थे, यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट किया करते थे। बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग था, कोटास थे, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाते थे हम लोग। लेकिन 1990 के बाद कुछ बदलाव आया। 1990 से 2010 तक हम लोग बात कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपन अप किया हम लोगों ने इकोनॉमी को। लेकिन 2010 से हम लोग एक रिवर्स ट्रेंड देख सकते हैं ऑफ प्रोटेक्शनिज्म अगेन। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इंडियन प्रोटेक्शनिज्म की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि 1947 से पहले क्या हुआ। अगर मैं कहूँ ब्रिटिश रूल के बारे में, 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1947 तक ऑलमोस्ट 190 साल ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, मर्केंटलिज्म, इंपीरियलिज्म के शिकार बने हम लोग। ये जो एक्सपीरियंस था हमारा एक्सप्लॉयटेशन के, इसकी वजह से काफ़ी अंडरस्टैंडेबल था कि हम लोग वेस्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं थे। हम लोगों ने फॉरेन कैपिटल को एक्सेप्ट नहीं किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग इनवर्ड लुकिंग थे, डोमेस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, डोमेस्टिक कैपिटल डालेंगे और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। ये सारा फोकस था हमारा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान हम लोग बात करें तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट था ऑफ द नेहरू महालनोबिस प्लान, वी नो दैट, राइट। लेकिन 1990 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम लोगों ने इकोनॉमी ओपन अप कर दी। वी नो 1991 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया। देखिए, इंटरनेशनल स्तर पे जब भी हम लोग कुछ खरीदते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो पेमेंट किस में होती है, पेमेंट हार्ड कैश इन डॉलर। 1991 में कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया में डॉलर की मात्रा इतनी कम हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हुए, ये कहा जाता है कि कुछ ही हफ्तों के लिए हमारा पेमेंट बचा हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पहुंचे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास। IMF से हम लोगों ने मदद मांगी, एक बेल आउट पैकेज मांगा, IMF ने दे दिया। लेकिन IMF ने साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी रखी कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन अप करनी है। इसी को हम लोग कहते हैं LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, राइट। तो 1990 से 2010 तक हम लोगों ने ये LPG रिफॉर्म जरूर देखे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप हुई है। इंडिया वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज भी है। लेकिन मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों में प्रोटेक्शनिज्म जरूर आई है, और स्पेशली अगर हम लोग 2020 की बात करें, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम आया है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत इट मीन्स प्रोटेक्शनिज्म, बट कुछ हद तक प्रोटेक्शनिज्म, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जरूर आई है इंडियन इकोनॉमी, इजंट इट। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं ताकि आप कन्विंस हो जाए कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। अगर हम नंबर्स देखें 2010 से लेकर 2020 तक, एक सिंपल एवरेज करें इंडियन टैरिफ्स का, इंडियन टैरिफ्स बढ़ा है 8.9% से 11.1 एवरेज रेट पे, 25% ये राइज है, राइट, क्वार्टर राइज इन एवरेज टैरिफ्स। अगर हम लोग ये बात करें कि कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% से भी ज़्यादा टैरिफ है, उनकी भी मात्रा बहुत बड़ी है, इट हैज़ अगेन रिजन बाई 25%। पिछले 3 सालों के बजट में भी हम लोगों ने देखा है कंटिन्यूसली हम लोग इंपोर्ट टैरिफ लगाते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग अगर इस साल के बजट की बात करें, 2021-22 के बजट की बात करें, 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट टैरिफ लगा रखा है। ऑटोमोबाइल
प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी हाइक कर दी है। अब इसी के चलते एक आलोचना होती है इंडिया की। यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द बॉडी द ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूएसटीआर, वो इंडिया को कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करते रहती है कि इंडिया की टैरिफ्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ऑलराइट, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट, ऑल्दो इंडिया से भी दूसरे कंट्री से जहाँ पर टैरिफ ज़्यादा है, बट मेजर इकोनॉमी में इंडिया के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा है। अब क्या ये रीसेंट फिनोमेना है? मैं कहूँगा केवल इंडिया में नहीं हो रहा है, रीसेंट फिनोमेना चल रहा है इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। अब टिपिकल एग्जाम्पल यूएस की ही बात कर लीजिए। यूएसटीआर इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने खुद टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर, क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा था। अब उसी के चलते इंडिया पे भी टैरिफ्स लगे थे। आपको याद होगा इंडिया की स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे 25% का टैरिफ लगा हुआ था, राइट, यूएस ने लगाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट हैं, लेकिन इन जनरल इंडिया को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और यूएस कहता है कि इंडियन ट्रेड पॉलिसी इज रादर ओपेक एंड अनप्रेडिक्टेबल। और हम लोग बहुत सारे केसेस के बारे में बात कर चुके हैं, वोडाफोन आइडिया का केस हो गया, केन एनर्जी का केस हो गया, जहाँ पे इंडिया की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया। अगर मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल बता दूँ इंडियन प्रोटेक्शनिज्म का, एक बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल आपको मिलेगा ई कॉमर्स में, राइट। ई कॉमर्स यानी कि मल्टी ब्रांड रिटेल में हम लोगों ने इसको बहुत दिनों तक रोक के रखा हुआ था। इनिशियली सिंगल ब्रांड रिटेल में अलाउ किया, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मल्टी ब्रांड रिटेल में भी अलाउ किया, कंप्लीट अभी तक ओपन अप नहीं किया, कंप्लीट एफडीआई नॉट अलाउड। तो ये क्लासिक केस है। देखिए शुरुआती दौर में वॉलमार्ट जो जायंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, राइट, एक मल्टी ब्रांड स्टोर है ये, इन्होंने काफ़ी मशक्कत की थी, लॉबिंग की थी इंडिया में मल्टी ब्रांड रिटेल ओपन कराने की, विच डिड नॉट हैपन। अब इंडिया ने ओपन अप क्यों नहीं किया? ये कहा कि हमारे जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे मोटे दुकान हैं, उनके ऊपर एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने ओपन अप नहीं किया। तो वॉलमार्ट ने क्या किया? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेशन की। 70% ऑफ फ्लिपकार्ट का स्टेक अभी वॉलमार्ट के साथ है। 2012 में इंडिया में अमेजन भी आया। आज ई कॉमर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, राइट। बिग बिलियन डे सेल, ये सेल वो सेल, बहुत सारी सेल चलती रहती। इतने सारे डेवलपमेंट के बावजूद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया की ई कॉमर्स जो रूल्स है वो काफ़ी फ्लिपी रूल्स है, यानी कि कंसिस्टेंट रूल्स नहीं है। आज भी अगर हम लोग बात करें इन सेक्टर्स में, ई कॉमर्स जायंट्स को, इन कंपनीज को बहुत सारे स्ट्रिंजेंट डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को अडेयर करना पड़ता है। ये खुद की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिंपल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग कंज्यूमर को जोड़ देते हैं। ये ई कॉमर्स और ये सेलर, कंज्यूमर्स और सेलर्स को सिंपल जोड़ते हैं ये ई कॉमर्स जायंट्स करके। ये लोग खुद की चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इन्वेंट्री एटसेट्रा, ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर ऑन दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो क्लासिक एग्जांपल है इंडियन प्रोटेक्शनिज्म का। एक उदाहरण लेके मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी आपको बहुत सी जगह पे प्रोटेक्शनिज्म मिलेगी। अब हम लोग प्रोटेक्शनिज्म लाते कैसे? देखिए दो मेजर्स होते हैं प्रोटेक्शनिज्म लाने के। एक तो होता है टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। अब ये टैरिफ बैरियर नाम से ही पता चला, टैरिफ मतलब आप एक टैक्स लगाओगे, एक फीस लगाओगे। नॉन टैरिफ बैरियर में आप स्ट्रॉन्ग रूल्स लाओगे, स्ट्रिंजेंट रूल्स, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा प्रोटेक्शन रूल्स फॉर अमेजन, नॉन टैरिफ बैरियर्स। अगर हम लोगों ने एक बॉर्डर रेगुलेशन फीस रखी है, नॉन टैरिफ बैरियर। बॉर्डर पे एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन है, नॉन टैरिफ बैरियर, राइट। कोटास हो गई आपकी, ये सारी नॉन टैरिफ बैरियर में आ जाएगी। और ये काफ़ी प्रोमिनेंट है इंडिया में। प्रोटेक्शनिज्म इज राइजिंग, ये मैंने आपको बताया पिछले 10 साल में। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रोटेक्शनिज्म इंडिया में है, आपने बताया, ठीक है, लेकिन क्यों है? अब इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन है। पहला सिंपल एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश का एक्सपीरियंस जो हमारा था, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि फॉरेन कैपिटल इंडिया में आए। आज भी वो एक रीज़न ज़रूर बनता है कि हम लोग अपनी खुद की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहते हैं, इसलिए प्रोटेक्शनिज्म लाते हैं। अगर खुद का पैसा है, खुद की इन्वेस्टमेंट है, तो खुद की बिजनेस बढ़ रही है और बेसिकली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इमेंसली टुवर्ड्स द जीडीपी ग्रोथ। और फॉरेन कैपिटल का एक रिस्क तो होता ही है कि आज फॉरेन कैपिटल आ गया, कल अगर वो पैसा निकाल के चले जाएंगे तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ये तो प्रॉब्लम है ही। तो बेटर रहेगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, इसीलिए हम प्रोटेक्शनिज्म लाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग अपनी जो इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब जो नेसेंट शुरुआती दौर में डेवलप हो रही है, उस इंडस्ट्री को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, राइट। अब ये सिंपल सी चीज़ है। अब अगर आप खुद के बच्चे के बारे में सोचिए, राइट, आप अपने बच्चे को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करते रहते हो, है ना, कि वो इंटेंस कंपटीशन में चला जाए, लेकिन एक लेवल के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, यू लेट द चाइल्ड compete in the outside world because at that time they are mature। यही फंडा लगता है आपकी इंडस्ट्री में भी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। टिपिकली हम लोग बात कर सकते हैं टॉयज की।
खिलौनों की। अगर आप खिलौनों की इंडस्ट्री देखिए इंडिया में, खिलौने आपको कहाँ से मिलते हैं? ओपन अप की हम लोगों ने इंडस्ट्री, चाइना से इतने ज़्यादा खिलौने फ्लड हो गए, इंडियन टॉय इंडस्ट्री हैज़ नॉट ग्रोन। तो इसीलिए हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री को टैरिफ्स लगाते हैं, प्रोटेक्शनिज्म लाते हैं, ताकि इंटेंस कंपटीशन की वजह से हमारी इंडस्ट्री अगर बढ़ना ही रुक जाए तो इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। तो एक लेवल बढ़ने के बाद वी डू ओपन अप आवर इंडस्ट्री। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी बहुत होती है इंडिया में। नॉर्मली मैं कहूँगा कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टीज, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्वदेशी जागरण मंच हो गया आपका, ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन हो गई, ये सारे लोग अपोज करते हैं फ्रॉम ओपनिंग अप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन एटसेट्रा। और अगर मैं इसमें अपना एक और पुराना वाला रीजन भी ऐड कर दूं अबाउट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दिस ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि इंडिया में देखिए इंपोर्ट बिल हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, और उस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए, अब इंपोर्ट आ रहा है तो पेमेंट डॉलर में करनी है, तो बिल अगर कम करना है तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर प्रोटेक्शनिज्म और अपनी खुद की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें, ताकि आप डॉलर कमाएं और अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाएं। दिस ऑल्सो मेक सेंस। तो प्रोटेक्शनिज्म इन चीज़ों के लिए लाई जाती है, और आई एम रिपीटिंग इट, इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया बट many countries they bring protectionist measures, और इनफैक्ट मैं कहूंगा ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ब्रिंग प्रोटेक्शनिज्म टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि उनको अपनी खुद की इंडस्ट्री को बढ़ाना है। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के कुछ प्रॉब्लम्स भी है। एक तरफ जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, आपकी इंडस्ट्री धीरे धीरे मैच्योर होती है, लेकिन इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है प्रोटेक्शनिज्म के साथ। प्रॉब्लम्स क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम है लिमिटेड चॉइस की। अगर आपकी इंडस्ट्री है और वो इतनी ही चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यू ऑब्वियसली हैव अ लिमिटेड चॉइस। इसके अलावा एक स्टैग्नेशन आ जाएगा मार्केट में, और यही हुआ था 1947 से 1990 तक, एक स्टैग्नेशन जरूर आ गया, क्योंकि आपको कोई इंसेंटिव ही नहीं है, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स क्यों बढ़ाओगे, आप अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी क्यों बढ़ाओगे, आप R&D में क्यों इन्वेस्ट करोगे, राइट? तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक होती है कि अगर आप स्टिफ कॉम्पिटिशन के लिए ओपन अप नहीं करोगे तो यू बिकम स्टैग्नेंट, नॉर्मल फिनोमेना। इसके अलावा अगर आपके पास लिमिटेड चॉइस है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, अगर आपकी प्रोडक्ट्स क्वालिटी की नहीं है, और डिमांड सप्लाई रूल से प्राइस राइज जरूर होगा, इजंट इट? तो प्राइस राइज का भी प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके पास इकोनॉमिक आइसोलेशन की, क्योंकि अगर आप इनवर्ड लुकिंग हो, आप दूसरी जगहों से इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, और ग्लोबलाइजेशन ये वारंट करता है कि यू इकोनॉमिकली इंटीग्रेट स्लोली एंड स्टडीली फॉर श्योर। अब इसी के चलते बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया शुड शन प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि प्रोटेक्शनिज्म को वो खत्म कर दे ताकि ग्रोथ हो इंडिया में। लेकिन एक बेटर पाथ इंडिया के लिए रहेगा कि यस, आत्मनिर्भर भारत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक बेटर पाथ ये रहेगा जस्टिफाइड प्रोटेक्शनिज्म, राइट? नॉट ब्लाइंडली ओपनिंग अप। अगर ब्लाइंडली ओपन अप करेंगे इकोनॉमी को तो काफ़ी खतरा होगा। जो हुआ टॉय इंडस्ट्री में, मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर हम लोग कंप्लीटली ओपन अप कर देंगे हमारी इंडस्ट्री डेवलप होने से पहले, तो वो लोग काफ़ी चीप में इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचेंगे और हमारी इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट खत्म ही कर देंगे। सो सम सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड प्रोटेक्शनिज्म इज अ बेटर पाथ। जस्टिफाइड प्रोटेक्शनिज्म मतलब मैं कहूँगा सेक्टर स्पेसिफिक ओपनिंग अप, जहाँ पे भी आपकी समझ लीजिए इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है, तो उन सेक्टर्स को आप कंप्लीटली ओपन अप कीजिए। और ये पॉलिसी इंडिया में बहुत हद तक चलती भी है। इंडिया की FDI पॉलिसी समथिंग लाइक दिस इटसेल्फ। लेकिन कुछ और भी बदलाव लाने की ज़रूरत है इंडिया में, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़े और FDI आए हमारे देश में। सबसे पहली चीज़ है कि स्टेबल टैक्सेशन पॉलिसी लाए। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, वोडाफोन का केस, केन इंडिया का केस, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो रूल्स होते हैं, उसके चलते इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बनता है फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक स्टेबल पॉलिसी आनी चाहिए और राइट अमाउंट ऑफ रेगुलेशन की जरूरत है। ओवर रेगुलेशन हो जाए, रेड टेपिज्म हो जाए, देन अगेन बाहर से आपको कैपिटल नहीं आएगा। साथ ही साथ हम लोग एक और चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं अबाउट फ्री ट्रेड जोन्स या फिर फ्री ट्रेड सेक्टर, जिसके मैंने बताया जस्टिफाइड प्रोटेक्शनिज्म। फ्री ट्रेड जोन मतलब हम लोगों ने जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए कुछ देशों के साथ, वहां से कैपिटल कैन कम इजीली इन सेक्टर्स, राइट? बिकॉज इट्स अ फ्री ट्रेड जोन। अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, राइट? इसके अलावा सबसे बेस्ट एक सोल्यूशन होगा डोमेस्टिक और फॉरेन नीड को कन्वर्ज करना। देखिए, नॉर्मली अगर हम लोग किसी फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, फॉरेन कंपनी इंडिया में किसके लिए आ रही है? अगर वो केवल प्रॉफिट मोटिव से आ रही है देन इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। लेकिन अगर वो एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आ रही है, अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है उस कंपनी का भी, देन वी कैन एक्सप्लोर सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस। मैं आपको उदाहरण देता हूँ इस चीज़ का। मैंने आपसे बताया था कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का बहुत सारा स्टेक खरीदा है।
वॉलमार्ट की एक स्कीम चलती है ना, पिछले कुछ सालों से स्कीम चलती है वॉलमार्ट वृद्धि। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। वॉलमार्ट ने ये समझ लिया है कि इंडिया में एमएसएमई सेक्टर इज ह्यूज, राइट। 6 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिया में एमएसएमई एंटरप्राइजेस हैं, और उन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि के तहत इन एमएसएमईज को ट्रेन करना शुरू कर दिया, राइट। कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर्स मिलके ट्रेन करते हैं एमएसएमईज अक्रॉस इंडिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। यहाँ पे भी वॉलमार्ट, यस, इट हैज़ कम टू डू बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात हो रही है, जहाँ पे वो खुद तो पैसा कमा ही रहे, अग्रीड, लेकिन हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है उस एमएसएमई सेक्टर को भी वो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस वॉलमार्ट वृद्धि स्कीम्स। तो कुछ इस तरह की कन्वर्जेंस लाना बहुत ज़रूरी है, और इसी को मैं कहता हूँ राइट अमाउंट ऑफ रेगुलेशन, नॉट ओवर रेगुलेशन, नॉट अंडर रेगुलेशन। अंडर रेगुलेशन में भी खतरा है, ओवर रेगुलेशन में भी खतरा है, बट एक राइट अमाउंट ऑफ रेगुलेशन काफ़ी ज़रूरी है, ताकि एक कन्वर्जेंस आए हमारी नीड्स में और उनकी नीड्स में, उनके प्रॉफिट में कह सकते हैं। इट्स अ बेटर पाथ फॉर इंडिया, not abandon protectionism completely, but follow a more sustainable path of business. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.